नमस्कार मित्रों, YouTube की इस ऑनलाइन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ मॉडल पढ़े थे। उसमें अपन ने 3 मॉडल पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था अपन ने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा पढ़ा था अपन थॉमसन का परमाणु मॉडल और तीसरा पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर अपन ने 3 कमियां निकाली थी। पहली थी कि वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाया, दूसरा उसके स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया और तीसरा उसकी इलेक्ट्रॉन की गति को नहीं बता पाया। उस रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो सिद्धांत था वो था बोर का परमाणु मॉडल। सन 1913 में नील्स बोर नामक का एक वैज्ञानिक था। इस नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अंदर कुछ बातें तो रदरफोर्ड के समान थी, लेकिन कुछ बातें उस रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए अपनी ओर से जोड़ी। पहला इसने कहा कि परमाणु का धनावेश जो होता है वो उसके मध्य में केंद्रित होता है, जिसके अंतर्गत प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और जिसको उसने नाभिक बोला था। दूसरा इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा व त्रिज्या वाले कक्षों में गति करते हैं। पहला तो इसने कहा कि परमाणु के मध्य में धनावेश उपस्थित होता है, यानी कि नाभिक होता है जिसके अंतर्गत प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित ऊर्जा व त्रिज्या वाले कक्षों में गति करते हैं। तीसरा इसने बोला कि ये जो निश्चित ऊर्जा और त्रिज्या वाले कक्षक हैं उसको उन्होंने ऊर्जा स्तर या कक्षा या फिर कोष कहा और इन ऊर्जा स्तरों या फिर कक्षा या कोष का उन्होंने नाम दिया K, L, M, N या फिर 1, 2, 3 और 4 और आगे ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। अब पांचवा इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है वो h/2 के बराबर या उसका गुणक होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में गति करता है जिसका कोणीय संवेग का मान h/2 के बराबर या उसका गुणक होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग nh/2 के बराबर होगा। यहाँ पर h इक्वल टू होता है प्लांक नियतांक और पाई एक नियतांक है जिसके अंतर्गत कोणीय संवेग होता है mvr के अंतर्गत m होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, r है वो कोष की त्रिज्या है। फिर इसने कहा छठा पॉइंट ये कहा कि नाभिक से जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे, मान लीजिए ये इसका नाम 1, ये 2 और ये 3, ऐसे ऐसे 4, 5 बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे जो कोष या फिर कक्षा है उनकी ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि जो नाभिक के सबसे पास में उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा या फिर इसमें सबसे ज्यादा होगी। अब जिस समय इलेक्ट्रॉन इस निम्न ऊर्जा स्तर से इसमें नाभिक के जो पास में उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी और सबसे दूर होगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो जैसे ही निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा।
और वैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन वैसे निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, उस समय ऊर्जा का अवशोषण होता है। और इस उत्सर्जन और अवशोषण के द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ये स्पेक्ट्रम के बारे में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर नहीं बताया गया था। सातवां था कि इस ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण के द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ये 7 पॉइंट मॉडल के बोर के द्वारा दिए गए थे। वापस रिपीट करते हैं। पहला, परमाणु का धनावेश या फिर द्रव्यमान मध्य में उपस्थित होता है, जिसको उसने कहा था नाभिक, जिसके अंतर्गत प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा और त्रिज्या वाले कक्षों में गति करते हैं, जिनका नाम ऊर्जा स्तर, कक्षा या फिर कोष दिया। इन कोषों का नाम दिया था 1, 2, 3, 4 संख्या के रूप में, या फिर KLMN। जो नाभिक के पास में होगा उसको दिया KLM और उसके बाद में N, या फिर 1, 2, 3, 4। अब इलेक्ट्रॉन उसी कोष में गति करेगा जिसका कोणीय संवेग का मान mvr = h/2π हो, जहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग और r कोष का त्रिज्या। या फिर उसके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करेगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π के nh/2π के बराबर हो। छठा, नाभिक के जो सबसे पास में जो ऊर्जा स्तर होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जैसे ही निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो उष्मा का उत्सर्जन होता है, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उस समय उष्मा का अवशोषण होता है। और 7वां पॉइंट दिया कि इस ऊर्जा के उत्सर्जन और अवशोषण के कारण स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, जो कि रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। ये मॉडल था वो काफी हद तक विकसित था, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां थी। सबसे पहली कमी यह थी कि ये मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को ही समझा पाता है, यानी कि हाइड्रोजन को ही समझा पाता है। बाकी अन्य तत्वों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम को तो बताया गया, लेकिन यदि किसको उच्च उपकरणों के द्वारा यदि देखा जाए तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक से अधिक लाइनों के अंदर विभाजित होता है। इस एक से अधिक लाइनों में विभाजित होने को यह मॉडल नहीं समझा सकता है। तीसरा, यह मॉडल परमाणु से अणु बनने की प्रवृत्ति को नहीं समझा सका था, यानी कि एक परमाणु होता है वो रासायनिक संयोजन के द्वारा अणुओं का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस बात को यह मॉडल नहीं समझा सका। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल।